द टॉपिक इज टू बी कंटिन्यूड। कार्बोहाइड्रेट्स की जहाँ तक बात है तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 45 to 55% आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बैलेंस्ड डाइट सजेस्ट करती है दैट यू मस्ट कंज्यूम एंड यू शुड कंज्यूम इनफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स इन द बॉडी। अगर आप इस तरह परसेंटेजेस के अलावा मैं अगर ग्राम्स की बात करूं तो एवरी एडल्ट मैन एंड women they must take approximately 6 to 7 gram of carbohydrates per kg body weight। ये एक essential आपके पास जिसे हम कह सकते हैं आप इस तरह से ग्राम्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं एसेंशियल है आपकी एक रिक्वायरमेंट है ये आपकी। और कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी आप कंज्यूम कर रहे हैं दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कुछ लिवर में है कुछ मसल्स में है। रफली 100 ग्राम्स 80 to 100 ग्राम्स आपके लिवर में चले जाते हैं और उसके अलावा जो मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इट इज 300 to 400 ग्राम्स। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज डेफिशिएंसी और बाकी कुछ जो ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स आपके डाउन होने लगते हैं तो लिवर और मसल से ब्रेक डाउन होता है और उस सूरत में ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू आपका ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करवाएगा और न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। अब जब आप बहुत एक्सेसिव फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं और आप साथ साथ बहुत एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं जिस तरह एक रैपिड स्टेड पेस्ड साइकिलिंग है, उसके अलावा आपकी आ जाती हैं रनिंग है और डांसिंग एक्सरसाइजेस हैं आपके पास, ये ऐसी है जो कि कम से कम आपकी ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप 45 to 55% के रेशो में रख के कंज्यूम करते हैं डेली अपनी डाइट में तो ये वाली एक्सरसाइजेस अगर आप 100 मिनट्स तक करते हैं तो आपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आपने लिए हैं वो सब के सब इसमें एनर्जी प्रोविजन में इस्तेमाल हो जाते हैं आपके। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स हम अगर आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसमें रेशियो हम कम से कम 60% तक लेके जाते हैं। और जहाँ तक कमिंग टू द टॉपिक ऑफ फैट्स, आपकी जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें तो फैट्स जो हैं आपके प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। कंटिन्यूअस लॉन्ग लास्टिंग लो इंटेंसिटी वर्कआउट में आपने जैसे मैंने पहले भी बताया कि फैट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं तब। और साथ साथ आपके जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्योंकि हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में, तो आपकी ओवरऑल रिसर्च अब ये कहती है कि 25 अमीनो एसिड्स हैं डिफरेंट, जिसमें से 8 आपके एसेंशियल हैं और द रेस्ट आर द नॉन एसेंशियल वंस। और 8 एसेंशियल जो है वो ऐसे हैं जो कि आपके इंडिस्पेंसेबल हैं, जो कि आपने डाइट से मस्ट लेने ही लेने हैं। योर बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर देम। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज बहुत रिपीटेड करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज हैं आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म में और साथ साथ आपका जो वर्कआउट है वो बहुत इंटेंस है, तो इट मीन्स योर प्रोटीन इनटेक मस्ट बी वेरी हाई सो दैट आपके मसल्स भी डेवलप्ड रहे, आपके जो कोलेजन है कार्टिलेजेस हैं आपकी जॉइंट्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते रहें, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं आपके एक्सरसाइजेस के अंदर। मैंने इसकी रिकमेंडेशन आपको बताई कि एक बैलेंस्ड डाइट के अकॉर्डिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज की फॉर्म में कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, तो वो 1 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट एक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की। बट इन द केस यू ऑफ हार्ड एक्सरसाइजेज और वेरी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, आप प्रोटीन की इनटेक 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी करवा सकते हैं। बट अगेन बात वही है कि आपने इस हाई इनटेक को मॉनिटर करना है। अगर आप इसे मॉनिटर नहीं करते हैं तो नेगेटिव बैलेंस क्रिएट हो जाता है प्रोटीन का, अम्यूनिया टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, आपकी किडनीज भी अफेक्ट हो सकती हैं, इवन यूरिक एसिड लेवल भी एक्सक्रीट कर सकते हैं आपके। तो इसीलिए प्रोटीन्स अगर आप बहुत हाई करते हैं किसी इंडिविजुअल का, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ये समझते हैं कि हमें ज्यादा जिम करते हैं तो हमें ज्यादा प्रोटीन्स खाने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनिमल सोर्सेज एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्लांट सोर्सेज, तो वो उनको चाहिए कि वो एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं जो आपके मॉनिटर करें, स्पेशली वो देखें कि अगर ज्यादा प्रोटीन्स आप कंज्यूम कर रहे हैं तो देखें, अपना डॉक्टर खुद बनने का कोई फायदा नहीं होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जहां आपकी सेहत से ज्यादा कुछ भी असेंशियल नहीं है, आप इन्वेस्ट करें अपने आप पे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ साथ आप मनी भी इन्वेस्ट करें। एक हेल्थ प्रोफेशनल को एक फी पे करके एक आप प्रॉपर एक ऐसा डाइट प्लान बनवा के लेके आए जो कि आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी नीड्स को फुलफिल करवाता रहे।
मोस्टली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम बहुत इंटेंस वर्कआउट्स कर रहे हैं लेकिन हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। वेट गेन एक्सरसाइजेस भी होती हैं, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या हमसे गलती हो रही है? तो उनसे गलती यही हो रही होती है कि वो या तो स्नैक्स हेल्दी प्रेफर नहीं करते हैं या फिर ओवरऑल कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, बाकियों की डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, या फिर माइनर न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा ले लेते हैं कि मैक्रो वो टोटली एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं आपका, जो कि आपको आपके डिजायर्ड आउटकम्स नहीं देती। नेक्स्ट कमिंग टू द मिनरल्स। मिनरल्स जो है हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं मेजर और माइनर की सोर्सेज में। मिनरल्स आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डेली डाइट जो है, मिनरल डेफिशिएंसीज रेयर होती हैं। उसकी रीजन ये है कि डेली आप जितना भी खाना खा रहे हैं, जितने मील्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट से मेरा मतलब ये है कि इन एवरी मील अ नॉर्मल इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग एटलीस्ट 2 to 3 फूड ग्रुप्स एट एवरी मील। तो वहाँ पे आपके मिनरल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाती हैं। आपके जो मेजर मिनरल्स हैं, उसमें कुछ मिनरल्स जो कि एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने उनके नाम लूंगी और साथ आपको उनकी सोर्सेज भी बताऊंगी। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका होल ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स मैग्नीशियम की बहुत अच्छी सोर्सेज है। उसके अलावा सोडियम कॉमन सॉल्ट के अंदर है और सर्टन वेजिटेबल्स के अंदर सोडियम नेचुरली भी प्रेजेंट है। उसके अलावा सल्फर। सल्फर आप डाइटरी प्रोटीन्स जब आप लेते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स आप ले रहे हैं, मीट्स की सोर्सेज में, एग्स की सोर्सेज में आप ले रहे हैं जब प्रोटीन्स, तो सल्फर भी उसका कंपोनेंट है। वो आपकी वहां से सल्फर की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती हैं। उसके साथ साथ कैल्शियम इज वेरी एसेंशियल। कैल्शियम जो है वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में है, मिल्क में है, चीज में है, काफी फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। और पोटेशियम की जहाँ तक बात है तो बनानास बड़ा अच्छा सोर्स है पोटेशियम के, और वेजिटेबल्स के अंदर भी पोटेशियम पाया जाता है, जैसे ब्रोकली है, केल है, स्पिनच है, बड़ी अच्छी सोर्सेज है पोटेशियम। और कुछ हद तक कॉफी में, कुछ हद तक टी में भी पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एक्सेसिव कंजम्पशन करने लग जाएं कॉफी की, एक्सेसिव आप टी लेने लग जाएं, तो ये आपकी सारी कार्बोनेटेड हैं बेवरेजेस, कैफीन इनके अंदर ज्यादा है। ये आपके लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इनका लिमिट में रहकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ओवर कंजम्पशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपका क्लोरीन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर मिनरल्स। क्लोराइड की फॉर्म में पाया जाता है बॉडी के अंदर, डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पार्ट है। क्लोरीनेटेड वाटर भी काफी इन है, मतलब आप वाटर टैंक्स जो है, जहाँ पर वाटर टैंक्स के थ्रू या फिर जो प्लांट वाटर प्लांट्स, आरओ प्लांट्स जो होते हैं, उनके थ्रू काफी इलाकों में पानी सप्लाई किया जाता है, तो उसके अंदर क्लोरीन आपका शामिल होता है, तो वो वहां से आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। और हम इवन अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जो शॉपकीपर्स हैं या फिर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे लोग काम करते हैं, वो अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट वाला जो उनका सेक्शन होता है, उसको उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लोरीनेटेड वाटर से वॉश करते हैं, तो उसमें भी कुछ पेनिट्रेट कर जाता है वेजिटेबल और फ्रूट्स में, तो आपको अलग से क्लोराइड या क्लोरीन लेने की जरूरत नहीं होती। और जहाँ तक फास्फोरस की बात है, तो आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फास्फोरस। इवन आपके रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि अलोंग विद कैल्शियम, फास्फोरस इज आल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी हार्ट। तो उस सूरत में आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में फास्फोरस पाया जाता है, मीट के अंदर फास्फोरस है, रेड मीट में पर्टिकुलरली, और ग्रेन्स जो है आपके, उसके अंदर फास्फोरस बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है आपका। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपने मस्ट इंक्लूड करवानी है, या फिर अगर आप खुद अपनी हेल्थ को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं और एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, तो ये आपने मस्ट इंक्लूड करनी है अपनी डाइट के अंदर। इफ यू आर डूइंग लो इंटेंसिटी वर्कआउट और यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, आपने ये मेजर मिनरल्स जरूर शामिल करने हैं। इसके साथ साथ आपके जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो वो आपको ट्रेस अमाउंट में चाहिए, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन देयर अमाउंट। क्रोमियम। क्रोमियम जो है सीरियल्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर बहुत अच्छा है, क्रोमियम पाया जाता है। एक्सेसिव कंजम्पशन आप ट्रेस मिनरल्स की नहीं करते। आप जो रेगुलर सीरियल्स ले रहे हैं, ग्रेन्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके अलावा सेलेनियम, जिंक, आपकी जो सी फूड है, मीट है, सेलेनियम की, जिंक की बहुत अच्छी सोर्सेज हैं। एक तो ये कि आपके लिए ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं, आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्टेट को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, ताकि आप किसी भी इंजरी की कंडीशन में या किसी भी इंटेंस वर्कआउट की कंडीशन में आपकी बॉडी एजिंग के प्रोसेस की तरफ ना जाए, और आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है उसको बैलेंस किया जा सके।
आयरन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सर्टन कम्युनिटी, चाहे वो जिस भी एज को बिलोंग करते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, और डेट अनीमिया इज डायरेक्टली लिंक टू देयर डाइट। आयरन डेफिशिएंसी बहुत प्रेवलेंट है, तो आयरन की सोर्सेज आपके पास कंप्लीट, जो आयरन डेफिशिएंट है लोग, जो अनीमिक है, तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको भी यही कहूंगी कि वो अपने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। अगर आयरन डेफिशिएंसीज हैं तो डू कंसल्ट अ डॉक्टर और अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन। आयरन से रेलिवेंट अनीमिया, स्पेशली अनीमिया को ट्रीट करने के लिए, जो आयरन डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस मैंने एक अपनी इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड की हुई है। वो तस्बीहा जो होस्ट है, वो अगर इंस्टाग्राम का लिंक मेरा शेयर कर दें यहाँ पर, तो वहां पर आप देखें मेरी पोस्ट के अंदर, तो मैंने अनीमिया से रेलेवेंट भी एक पोस्ट दी हुई है। तो उसके अंदर आपको एक बड़ी अच्छी सोर्सेज मैंने डिस्कस की हैं कि वो आपकी इंपॉर्टेंट है, आयरन की सोर्सेज जो कि अनीमिया को ट्रीट कर सकती हैं। बजाय इसके कि आप बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं या फिर साइकोबियान या मेथिकोबाल के इंजेक्शंस लगवाने लग जाएं, तो उसके बजाय आप डाइटरी सोर्सेज से भी आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करके अनीमिया अपना प्रिवेंट कर सकते हैं। टी के अंदर कुछ हद तक फोर्टिफिकेशन की जाती है आयरन की, लेकिन वो एक अच्छी सोर्स नहीं है। तो अगर आपको कोई आयरन फोर्टिफाइड टी नजर आए तो प्लीज आप उसको बाय मत कीजिए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करती है। सी फूड आपका बहुत अच्छी सोर्स है आयरन की। उसके अलावा आपके पास लीन फॉर्म में जो मीट है और जो स्किम फॉर्म में आपके पास आ जाती है सोर्सेज, वो बहुत अच्छी है आपके पास आयरन की। एग्स बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, तो ये सोर्सेज आप प्रेफर करें। और इवन कुछ लोग जो जिम कर रहे होते हैं या बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोग भी जो है आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो समटाइम्स निग्लेक्ट कर देते हैं टोटली आयरन को। अच्छा, उसके अलावा आयोडीन आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट है जो हम प्रेफर करते हैं घरों में खाने में डलता है, तो टेबल सॉल्ट आपका एक बहुत अच्छी सोर्स है। आयोडीन उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और शेल फिश आपकी एक अच्छी सोर्स है, लेकिन हमारा जो कंडीशन है, जो हम लैंड एरियाज में रहते हैं, हम लोग शेलफिश कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि शेलफिश इज समटाइम्स कंटेमिनेटेड विद एल्यूमिनियम एज वेल, जो कि एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी करवा सकता है। तो वैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट आप ले रहे हैं तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, या फिर अगर यहाँ से हमें किसी ने ऐसा ज्वाइन किया हुआ है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज को लॉन्ग बिलोंग करते हैं, और अगर आप जिम भी करते हैं, तो उस सूरत के अंदर आयोडीन को अपनी डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करें आप। कॉपर आपके पास अगेन एक बहुत ट्रेस मिनरल है, इंपॉर्टेंट है। मीट्स के अंदर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जो आपका रेड मीट है उसके अंदर कॉपर की अच्छी सोर्सेज पाई जाती हैं। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी कुछ जगहों पर कॉपर आपका शामिल किया जाता है, तो इसीलिए कॉपर को अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके मेटल्स भी हैं। अगर आप बहुत एक्सेसिवली कंज्यूम करने लग जाएंगे तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको आपके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती हैं। अब जहाँ तक एक्सरसाइजेस के टाइप्स की बात है, तो कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए होती हैं, कुछ आपकी बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती हैं, कुछ एंड्योरेंस हैं जिनके अंदर एरोबिक्स आ जाती हैं, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस होती हैं। अब आपके पास जो जनरल रिकमेंडेशंस है एक्सरसाइजेस की, मतलब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो एथलीट्स हैं, बल्कि मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। तो उनके लिए रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से हैं कि a person must invest 45 to 60 minutes in exercise on alternative 3 alternative days in a week। ठीक है, 3 दिन अल्टरनेटिव आपने एक एक दिन छोड़कर हफ्ते में 45 से 60 मिनट, मतलब पौने घंटे से 1 घंटा तक अपना फिजिकल एक्टिविटी जो कि एक्सरसाइजेस की फॉर्म में हो, चाहे वो आप जॉगिंग कर लें, चाहे ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, चाहे आप आधा टाइम जॉगिंग करें या वॉकिंग करें, साथ आप 10 से 15 मिनट रोप स्किपिंग कर लें, या फिर आप उसके साथ कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रख लें। अब तो हमारे पास मोबाइल्स में इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी कि मुझे आपको अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस की टाइप्स बताने की जरूरत ही नहीं है। आपकी एब्स के एब्डोमेन के लिए अलग एक्सरसाइजेस हैं, थाई मसल्स के लिए अलग एक्सरसाइजेस हैं, नी और काफ मसल्स की एक्सरसाइजेस डिफरेंट है, आपका जो लोअर बैक फैट है उसके लिए डिफरेंट है, आपका वेस्ट के लिए डिफरेंट है, आपकी इवन जो शोल्डर्स हैं, आपकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स, इन सब की शेप रीशेपिंग के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। मोबाइल्स के ऊपर एप्स मौजूद हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको बताती हैं कि इस पार्ट के लिए ये एक्सरसाइजेस करें, इस पार्ट के लिए ये एक्सरसाइजेस करें। So I can tell you the amount of time you should consume for exercises.
तो वो आपका टाइम यही है कि अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो अगर आप ओबीज नहीं है, एक स्टैंडर्ड बीएमआई आप की कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं, तो अल्टरनेटिव 3 days इन अ वीक 45 to 60 minutes आर मस्ट फॉर बीइंग एंगेज्ड इन द फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे वो लो इंटेंसिटी की है, हार्ड इंटेंसिटी की है, या फिर आपकी बहुत एक्सेसिव लेबर्ड वर्कआउट्स हैं, या फिर आपके मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस हैं। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल ओवरवेट है, ओवरवेट कैटेगरी 1, 2, 3 में आ जाता है, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस पे डिफरेंट है। उनके लिए रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह की है, जैसे ओबेसिटी का शिकार जो है लोग, तो वो उनके लिए रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह की है कि वो डेली बेसिस पे कम से कम 2 से ढाई घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे भी डिपेंडिंग ऑन द ओबेसिटी इन्वेस्ट करें, अपनी आप को फिजिकली ट्रेन करें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर। तो उनके लिए फिर डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। और साथ ही साथ अगर कोई शदीद ओबेसिटी का शिकार है और उसने वेट लॉस करना है, उसकी रिकमेंडेशंस, एक तो एक्सरसाइज तो चलेगी, बट अलोन एक्सरसाइज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द वेट लॉस। एक्सरसाइज आपको तकरीबन 1-2 महीने के बाद जाकर आपकी बॉडी को एक शेप देने की कोशिश करती है एक्सरसाइज, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करें तो। along with the exercise you have to focus on your diet as well। अब क्या था कि जैसे एथलीट्स हैं, जब तक उनको अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि अब तो देखें हर स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेंट के तौर पे हायर किया जाता है, कि ताकि वो लोगों को ट्रेनिंग दे सके मील प्लानिंग से रेलेवेंट। तो क्या था कि अपनी इतनी एक्सेसिव कैलोरीज अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या करते थे कि स्नैक्स ले लिए। उनको ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह से किस टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व करें और किस तरह से वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं थ्रू अ हेल्दी डाइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट फॉर वेट लॉस और वेट गेन आप दोनों के लिए एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज आपको आपके एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी एक्सपेंडिचर में बैलेंस मेंटेन करवा के आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आती है। This was all from my side. Now I would request the host to please convey the questions so that I can answer them. Ma'am, there is a question from Yasmin that which kind of diet if a person is going to gym फिर एक पर्सन जो है वो जिमिंग कर रहा है तो उसे कौन से टाइप की डाइट जो है वो प्रेफरेबल करनी चाहिए? ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल जिम कर रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, मैं अगर आपके साथ अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं डिस्कस करूं, सबसे पहली तो बात ये कि जिम, मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैं हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। सबसे पहली तो बात ये आ जाती है कि जो आप डाइट ले रहे हैं, सॉरी, जो आप जिम कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जिम में, आप किस टाइप की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सपोज आप एक रेगुलर जिम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अगर मसल बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं जिमिंग कर रहे हैं आप, तो उस सूरत के अंदर आपको फिर डाइट आपकी कम से कम, अगर आप एक नॉर्मल वेट आपका, ये ऑफ कोर्स योर बॉडी वेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ऑलरेडी एक आइडियल बॉडी वेट में हैं, मतलब आप ना ही मोटापे का शिकार है और ना ही आप कमजोरी का शिकार है, आप एक बैलेंस्ड बॉडी मास इंडेक्स में है आपका वेट। तो उस सूरत के अंदर आपको अपना बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी भी सूरत आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन को कम ना करें। ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन्स कंज्यूम करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल आप करें, लेकिन एक डाइटिशियन के मशवरे से। ये ना हो कि अपनी मर्जी से ज्यादा फ्रूट्स खा खा कर आप अपना ग्लाइसेमिक लोड इतना बढ़ा दें कि आप प्री डायबिटिक फेज में चले जाएं। इसीलिए डायबिटीज जैसे इस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो एक बड़ी अकलमंदी का काम करते हैं कि वो आपको लिस्ट ऑफ फ्रूट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि ये फ्रूट्स आप खाएं, इस टाइम पे खाएं। उसके साथ साथ आपने वेजिटेबल्स कंजम्पशन अपनी अच्छी रखनी है। वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं तो सला एक जैसे सैलड बाउल है, तो उसके अंदर आप प्रोटीन्स भी इंक्लूड करें, जो कि आपके मीट के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे चिकन श्रेड करके आपने ऐड कर दिया सैलड के अंदर, आपने एग ऐड कर लिए, या चिक पीस जो सफेद चने हैं या फिर रेड बीन्स है आपके पास, ये ऐड कर लिए। साथ आपने वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल करें आप, और हफ्ते में कम से कम 6 to 8 ounces मीट आप जरूर कंज्यूम करें। बीफ आप कम रखें क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मटन एंड चिकन, तो इसीलिए बीफ का आप कम रखें कंजम्पशन, मटन और चिकन की फॉर्म में। चिकन में भी ब्रेस्ट पीस को प्रेफर करें।
आप एक टाइम पे जरूर आप कम से कम 6 से 8 आउंसेस आप इन अ वीक जरूर लें। और उसके साथ साथ प्रोटीन शेक्स बहुत ज्यादा आप रिकमेंड किए जाते हैं। तो प्रोटीन शेक्स आर क्वाइट गुड, लेकिन प्रोटीन शेक्स भी इस तरह के होने चाहिए जो कि आपके ब्लेंडेड हो, मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का ब्लेंड हो। जैसे आप बनाना ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं, साथ आप उसके अंदर 2 डेट्स ऐड कर लें, या फिर पाउडर्ड फॉर्म में आप आलमंड्स ऐड कर लें। कुछ आपके इस तरह है कि स्मूदीज बहुत प्रेफर की जाती हैं जिम वाले लोगों के अंदर, जो खास तौर पे वेट लॉस के लिए जिम कर रहे होते हैं। तो वो स्मूदीज लेते हैं। जैसे और स्मूदीज बनाने के लिए डिफरेंट रेसिपीज हैं स्मूदीज की। जैसे आपने स्मूदीज के लिए अगर मैं कोई एक आधी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, जैसे ओट मील्स हैं आपके रोस्टेड, आपने ऐड किए, साथ आपने एक हैंडफुल आपने आलमंड्स का ऐड कर दिया जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है, साथ वाटर ऐड करते हैं, जैसे ब्लूबेरीज हैं आपके पास अवेलेबल है, वो आपने ऐड कर दी, तो वो एक बड़ा अच्छा स्मूदी आपके पास बन जाती है। और लोग बहुत प्रेफर करते हैं। उसके अलावा ये कि प्रोटीन पाउडर्स भी मिलते हैं, तो प्रोटीन पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी स्मूदी के अंदर या शेक के अंदर, या फिर आप अपनी सैलड्स में प्रोटीन पाउडर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें खुद करने वाली नहीं है। कितना ऐड करना है, क्या आपको उसको ऐड करने की जरूरत है या नहीं, ये सब आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो इसीलिए एक हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम साइकिलिंग नॉर्मल पर्सन को कितने मिनट्स करनी चाहिए? जिम साइकिलिंग कितनी करनी चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल को? यस। अच्छा, अब ये कि साइकिलिंग जो है वो एक आपकी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन साथ ही साथ एक तो ये कि जो लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो आपकी जो साइकिलिंग है वो आपकी जॉइंट्स को, आपके टेंडन्स जो हैं उनको कमजोर भी कर देती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वियर एंड टियर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपने इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अगर आप साइक्लिंग कर रहे हैं, कम से कम आप डिपेंड करता है आपकी अपनी टॉलरेंस के ऊपर, आप कितनी हद तक कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर करके आपने अपनी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है और आपकी एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, तो आप कम से कम 30 मिनट्स 40 मिनट्स भी साइक्लिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जिम साइक्लिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस अच्छी हो। और जो लोग जिम साइक्लिंग करते हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो सोर्सेज हैं वो जरूर शामिल करें। A question from M. Basit. How many oranges consumed in 1 day? हाउ मैनी Oranges can consume in 1 day. ऑरेंज कंजम्पशन? अब देखिए जो सिट्रस फ्रूट्स है ना, एक तो यहाँ पे ना आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछा, मैं एक मिसकंसेप्शन ठीक करती जाऊँ। सिट्रस फ्रूट्स कितने कंज्यूम करने चाहिए, कितने नहीं कंज्यूम करने चाहिए, ये सब डिपेंड कर रहा होता है आपकी टॉलरेंस के ऊपर। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक पूरा ऑरेंज खा लेते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं खा सकते, उनकी बॉडी नहीं एडजस्ट करती उसके साथ। कुछ ऐसे लोग हैं जो आधा भी खाते हैं तो उनको तुर्श लगता है और एकदम कफ स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एलर्जिक है या फिर उनकी रेस्पिरेटरी इश्यूज उनके साथ चलते रहते हैं, तो वो भी सिट्रस फ्रूट ज्यादा नहीं खा सकते हैं। अब जहाँ तक ऑरेंजेस की बात है, अब मैं अगर मील प्लानिंग भी करती हूँ, जब भी अपने पेशेंट्स को डाइट प्लान बना के देते हैं, हम 1 मंथ का देते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको हम पूरे ट्राइमेस्टर का भी बना के देते हैं डाइट प्लान। तो उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि एक मिड मॉर्निंग स्नैक जो होता है आपका, मतलब जो सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान में उनका जो फ्रूट का टाइम है, तो उसके अंदर 2 ऑरेंजेस ज्यादा से ज्यादा आप रखें। और अगर आप जूस की फॉर्म में ले रहे हैं तो कम से कम 4 ऑरेंजेस होते हैं, तो 1 ग्लास आपका बनता है। तो 1 ग्लास आप वो ले लें, 4 ऑरेंजेस उस तरह निकल जाते हैं। या फिर आप अगर 2 ऑरेंजेस अगर ले लेते हैं तो डेट इज मोर देन इनफ। आपके टॉलरेंस के ऊपर है, आप 2 से 3 भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स जो है आपके लिए, वो भी खाना आपके लिए बाकी नॉर्मली ठीक नहीं है। Ma'am, next question. Through exercise, can we lose the weight from specific part of body? Example, lower weight, lower body weight. ठीक है, yes, through exercise we can lose the part of some we can lose the weight from some specific parts, yes, if you are doing uh, करेक्ट एक्सरसाइज फॉर दैट पार्ट। देखिए हर पार्ट की एक्सरसाइज डिफरेंट है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि आपकी जो डिफरेंट एप्स आपके पास आ चुकी हैं मोबाइल्स के अंदर ही,
जो कि मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत ऑथेंटिक है, ठीक है? या फिर अगर आप किसी जिम कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ट्रेनर के पास जाते हैं, आप ये एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि कम से कम आप अपने उस स्पेसिफिक मसल को कम से कम 1.5 से 2 माह ट्रेन करते हैं, तो जाकर वो अपनी शेप में आता है। पहले शेप में आएगा, फिर उसकी फैट डेपोज़िशन जाना शुरू होगी। ये बात आप क्लियर रखें। येस, यू कैन लूज़ द वेट फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट जैसे लोअर एब्डोमेन है, आप कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन ऑफ एक्सरसाइज। उसके साथ साथ एक और बात अगेन वही कि आप अलोन एक्सरसाइज आपको हेल्प नहीं करेगी, आपने अपनी डाइट भी साथ मैनेज करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम एक पर्सन है जिसे अपना वेट बैलेंस करना है और अपने मसल्स भी इनहेंस करने हैं। इन शॉर्ट, ही और शी वांट्स परफेक्ट शेप ऑफ बॉडी, सो व्हाट विल बी द बेस्ट डाइट? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वेट बैलेंस करना है और साथ अपने मसल्स भी बिल्ड करने हैं। एक बात इंपॉर्टेंट आप सबके लिए कि अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि पहले बिल्कुल भी मसल्स बिल्डिंग नहीं की है किसी ने, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि आप एक बैलेंस डाइट के थ्रू अपनी कैलोरीज सफिशिएंटली एक्वायर करें, ठीक है? अपने आप को फिल करें विद न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद आपने जिम ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट फूड पिरामिड जो है हमारा, उसको फॉलो करते हुए सर्विंग्स के अकॉर्डिंग आप पहले बैलेंस्ड डाइट लें। तकरीबन 1 से 2 माह आप वेट गेन करें, हेल्दी वेट गेन आप करें और फिर आपने मसल बिल्डिंग की तरफ आना है। Is there any specific diet to reduce belly fat along with belly exercise? स्पेसिफिक डाइट, यस ऑफ कोर्स। स्पेसिफिक डाइट की जहां तक बात है तो एक तो ये कि जो बेली फैट है ना, इट इज क्वाइट स्टबन, इट डजंट गो ऑन इट्स ओन, इवन इट डजंट गो विद सम हार्ड लेबर ऑफ 15 to 20 डेज। बेली फैट के लिए एक तो ये कि लोअर एब्डोमेन एब्स की जो एक्सरसाइजेज है वो बहुत स्पेसिफिक हैं, वो आपने मस्ट करनी है। उसके अलावा अगर आप कोई डिटॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी सोर्स है आपके पास बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू स्टे काम। आप कम से कम 1 से 1.5 माह कोई डिटॉक्स इस्तेमाल करें, और डिटॉक्स भी इस तरह का होना चाहिए जो कि सिर्फ सुबह उठते ही नहा मुंह इस्तेमाल मत करें, बल्कि थ्रू आउट द डे यू हैव टू कंज्यूम इट। अगर ग्रीन टी आप लेते हैं तो एक टाइम पे क्यों ले रहे हैं आप उसको ज्यादा टाइम पे लें, मतलब आप अपने एवरी मील के बाद ग्रीन टी कंज्यूम करें। अगर आप कोई स्पेसिफिक लेमन से बनी हुई ड्रिंक ले रहे हैं, कोई सिनेमन कावे का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो दालचीनी की स्टिक डालकर कावा डलता है वो आप ले रहे हैं, या कैमोमिल टी ले रहे हैं जो समटाइम अब ये कहते हैं कि जिंजर टी आप ले रहे हैं, ये वेट लॉस के लिए करती हैं आपको हेल्प, मेटाबॉलिज्म आपका अफेक्ट होता है इन सब चीजों से। हाँ, ये इसके लिए जरूरी क्या है कि आप एक टाइम की बजाय पूरे दिन में इस्तेमाल करें इन चीजों को, 3 से 4 कप आप डेली लें, तो फिर आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट। A person who is too much sleepy and lean. Also, what diet should we recommend her? बहुत स्लीपी है और बहुत कमजोर भी है। जी मैम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो ऐसे इंडिविजुअल को ना एक्टिव करना जरूरी है। उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर ये मैं सजेस्ट करूंगी कि उसको फैट्स प्रोपोर्शन उसकी कम रखी जाए, और उसको भी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन कोई ना कोई सप्लीमेंट्स उनको दिए जाए। और ये चीज पहले फाइंड आउट करनी चाहिए कि ये इतनी एक्सेसिव स्लीपीनेस या अगर बहुत ज्यादा कमजोर है वो इंडिविजुअल तो क्यों है, क्या वो किसी प्राइमरी कंडीशन का शिकार तो नहीं है, क्या वो एनीमिक तो नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो लोग एनीमिया का शिकार होते हैं वो बड़ा लेथार्जिक होते हैं, या फिर अगर वो वाले लोग जिनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं अदर देन B9 एंड B12, वो लोग भी लेथार्जिक होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्लीप उन्हें भी होती है प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो ये कि ऐसे इंडिविजुअल्स को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। आप उनके कोई रूटीन टेस्ट कर इसको ठीक करने पहले, ताकि वो बंदा एक्टिव हो और फिर आप उसके वेट गेन की तरफ आए। Is it true that it's good to have a cheat day where people can eat whatever they want once a week? चीट डेज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली इसीलिए होता है कि खास तौर पे उन लोगों के लिए चीट डेज बहुत जरूरी है जो लोग वाकई बहुत डिटरमिन्ड होकर
थ्रू आउट एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स या प्रॉपर स्ट्रिक्ट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, उनके लिए चीट डे अच्छी चीज है। लेकिन वो लोग जो कि एक दिन एक्सरसाइज कर ली है, 2 दिन वॉक पे चले गए, फिर 1-2 दिन नहीं गए, और फिर उन्होंने मतलब अपनी मर्जी का खाना कभी खा रहे हैं, सही तरीके से न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं कर रहे हैं, डाइट प्लान उनको जो इज अ चीट डे उन लोगों के लिए। तो इसीलिए चीट डे इज नॉट अ गुड रिकमेंडेशन, but cheat day are preferable for those who are strictly adhering to their routines of high intensity or low intensity workouts। तो उन लोगों के लिए चीट डे ठीक है, महीने में एक बार चीट डे वो अपना कोई कर लें जिसमें अपनी मर्जी का खाएं। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फूड चॉइसेस आप ऐसी बना लें कि आपने उस चीट डे के अंदर भी हेल्दी लिमिट्स में रहते हुए ही अपनी A person who has just gained lower body weight like hips and want to lose the weight from hips area, so what diet should we recommend her to for with अच्छा exercise? देखिए, जो सबसे पहले तो ये कि हिप एरिया में अगर आपने वेट एक्यूमुलेशन हो गई है, फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गई है हिप एरिया में, तो अलोन डाइट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू मस्ट इंडल्ज योरसेल्फ इन सम एक्सरसाइजेस एज वेल। आपकी जिस तरह से स्क्वाट्स हैं वो बहुत असेंशियल है आपके लिए इसमें, ठीक है। स्क्वाट्स आप कम से कम 30 to 50 स्क्वाट्स इन अ डे आप लाजमी करें इस चीज को रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा रोप स्किपिंग फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, जितनी भी आप उसके दौरान कर सके, 100 हो जाए, 150 हो जाए, कुछ लोगों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, वो 10 मिनट के अंदर 200 तक भी कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और दूसरी ये बात कि दे मस्ट कट डाउन देयर सिटिंग टाइम, जो उनका सिटिंग टाइम है ना उसको कम करें। अगर दे इवन दे आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, वैसे ही उठकर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद कम से कम 50 स्टेप्स, कम से कम 100 स्टेप्स इतने जरूर वो करें। तो ये चीज उनको हेल्प आउट कर सकती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फैट एक्यूमुलेशन इन हिप एरिया। I would like to thank Ms. Rabia Shabir for giving us such an informative session, and special thanks to all of you for being patient during this session. Thank you so much for the invitation and stay blessed. Thank you. Thank you, ma'am.